नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर झुंझुनू से मिल रही है। यहां एक कैंपर ने युवक को कुचल दिया। इस युवक की हत्या की गई है। इस युवक को कैंपर से कुचलकर मार डाला गया। 3 युवकों पर हत्या का आरोप है। यह वारदात इन 3 युवकों ने क्यों अंजाम दी, इसके कारण अब तक सामने नहीं आ पाए। हालांकि बगड़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर युवक के परिवार वालों को सौंप दिया गया है। तीनों आरोपी मौके से ही फरार हो गए। ये बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी इम्तियाज भाटी से। इम्तियाज, इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या माना जा रहा है, क्या कारण है? जी स्वप्निल, ये झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के माखर की ढाणी और इस्लामपुर के बीच का मामला है और इसे इसलिए माना जा रहा है कि इसमें जानबूझकर युवकों ने टक्कर मारी है कैंपर से और फिर युवक की मौत हो गई। जो उसका पिता है उसने इस बात के लिए तस्दीक किया है कि जानबूझ के मारा है और इनकी पहले से भी किसी मामले को लेकर रंजिश थी और इसी से हत्या चल रहे हैं। पुलिस हत्या के रूप में आरोपी उसी तरह तलाश की जा रही है। पूरी तरह हत्या है और जो आरोपी है वो भी मौके से फरार हो गए और उनके बारे में अभी तक कोई पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बाकायदा नामजद रिपोर्ट दी गई है। जी स्वप्निल, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी स्वप्निल, जांच पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। आरोपियों के एक कुछ 4 टीमें बनाई गई है जो आरोपियों की नुमाइंदगी है। जहां जहां वो हो सकते हैं वहां पर उनकी तलाश की जा रही है और छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ 3 एसएचओ को अलग से दूर बनाने के एसएचओ को लगाया गया है। जी स्वप्निल, क्या जो युवक के परिवार वाले हैं वो कुछ कह रहे हैं कि इनकी किससे रंजिश थी, क्या था, कुछ इस तरह की बात सामने आई? अभी तक रंजिश क्या थी, क्या मामला था, किस बात को लेकर हत्या की गई है, ये तो बात अभी तक सामने नहीं आई। पुलिस ने भी इस मामले में कोई ज्यादा तफसील और कोई ज्यादा जांच नहीं की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता है कि आरोपियों को कब्जे में किया जाए। तीनों जो आरोपी जिन पर आरोप लगा है और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, बाकायदा नामजद है, उनकी तलाश की जा रही है और उनको किस गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां एक होटल में बदमाशों ने लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाश पहुंचे, कर्मचारियों को मारा पीटा, उनके साथ मारपीट की और होटल के पास ही जो गोदाम है उसमें आग लगा दी। 20 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भरतपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रवीण शर्मा से। प्रवीण, क्या जानकारी है? होटल बंद होने की तैयारी में था तो इसी दौरान कुछ बदमाश आए और शराब की मांग करने लगे। जब उसने कहा कि समय पूरा हो चुका है और वह होटल नहीं खोल सकता, इससे नाराज होकर वह उससे गाली गलौज करने लगे, जिसके एवज में वहां उसके साथ जो अन्य सेल्समैन थे शराब के ठेकेदार के, उन्होंने समझाइश की कि होटल का टाइम पूरा हो चुका है और शराब के ठेके का टाइम पूरा हो चुका है, इसलिए वह दोबारा से ढाबा और शराब का ठेका नहीं हो सकते। इसको नाराज होकर उन्होंने गाड़ी में से सरिये निकाले और उनका ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हमला बोलते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए और वो वहां से भाग गए। इतना ही देखते ही पुलिस को सूचना की गई। हाईवे पुलिस वहां घूम रही थी और बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह पीछा करने के बावजूद भी उनके हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश जारी है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर मिल रही है श्रीगंगानगर से। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं। एसीबी ने ग्रामीण बैंक के कर्मचारी को ट्रैप किया है। 1500 रुपए लेते इसे गिरफ्तार किया गया। केसीसी की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। शिकायत एसीबी में की गई, जिसके बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर प्लान किया इस ट्रैप की कार्रवाई को और ग्रामीण बैंक का कर्मचारी इस ट्रैप में आ फंसा। 1500 रुपए लेते धर दबोचा गया।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, क्या जानकारी है? कार्रवाई को अंजाम दिया है अनूपगढ़ के मरुदरा ग्रामीण बैंक का ये पूरा का पूरा वाकया है, जहां पर श्री गंगानगर ईसीबी ने बैंक कर्मचारी जो कि केसीसी जारी करने के एवज में उसने 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और सत्यापन जब शिकायत का किया गया तो 2000 रुपए वो ले चुका था। आज इसी कड़ी के अंदर कार्रवाई के दौरान जो 1500 रुपए रिश्वत की बाकी रकम ले रहा था, तो श्री गंगानगर ईसीबी ने उसको रिश्वत देते हुए ट्रैप कर लिया। अब पहले ही ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी अनूपगढ़ के ग्रामीण बैंक में एसीबी के द्वारा कार्रवाई जारी है। जानकारी मिल पा रही है क्या कि इसका रिकॉर्ड कैसा रहा इस कर्मचारी का? क्या पूर्व में कोई मामला इसका अभी फिलहाल चर्चाओं में है? सुधीर जी, ऐसी कोई जानकारी अभी इनिशियल स्टेज पे नहीं मिल पा रही है। इनिशियली इतनी हमें जानकारी उपलब्ध हो पाई है कि परिवादी के द्वारा श्री गंगानगर एसीपी को शिकायत की गई कि बैंक कर्मचारी के द्वारा केसीसी जारी करने के एवज में 4000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। ये 4000 रुपए की रिश्वत मांगने का जब एसीपी में शिकायत हुई, उन्होंने सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान 2000 रुपए बैंक कर्मचारी द्वारा ले लिए है और आज जब कुछ देर पहले ही जब रिश्वत के 1500 रुपए बचे पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी कार्रवाई जारी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर के बहरोड़ में राजनेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जुटे हैं। बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने पूर्व मंत्री जसवंत यादव पर निशाना साधा, जिसके बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बयान सामने आने के बाद जसवंत यादव और उनके बेटे मोहित यादव ने विधायक बलजीत यादव को खुली चेतावनी दी। दरअसल बलजीत यादव ने सांसद बालकनाथ को फर्जी भगवाधारी संत बोल दिया था। साथ ही जसवंत यादव की बहू गुलदस्ता देने पर घटिया कमेंट किया था। इतना ही नहीं, जसवंत यादव को मैदान में लठ के साथ लड़ने की खुली चुनौती तक दे डाली। बलजीत यादव ने कहा कि जसवंत यादव को 2 मिनट में बेहोश नहीं कर दिया तो राजनीति छोड़ दूंगा, जिसके बाद बलजीत यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और फिर जसवंत कह रहा है मेरे से लाठी से लड़ ले एमएलए। मैं बोले 10 बजे का टाइम रख, और आज फिर कह रहा हूं चल काल का रख ले 10 बजे। ग्राउंड में आ जा, 2 मिनट में तुझे बेहोश नहीं कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सन्यासी वो बनता है जिसका जीवन जनता के लिए होता है। तू तो भगवा वस्त्र में फर्जी साधु है। मेरे से पूछा मुख्यमंत्री जी ने कि बालकनाथ का इतना बावड़ होगा। मैं बोलो जी, इसने क्या है कि ये तरबूज खाया करता था हनुमानगढ़ में, अपने बड़े पोटा ना क्या कर तो और खत्ता चांदना जी मरा रहे मिलगी गद्दी, क्योंकि बालक के दिमाग से नाम का बाल लड़ाने का काम हो रहा है। ये ऐसा वातावरण चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी भी इस प्रकार से लड़े, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता हो। वो हमारा एक विकास का संकल्प है और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन मैं उसी व्यक्ति को व्यक्ति मानता हूं जो केवल और केवल विकास की बात करता, विकास की प्रतिस्पर्धा में वो कार्यकर्ता कहता कि मैं विकास के लिए काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगा हुआ है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सब उम्मीदवार जीतेंगे और हम डर सकते हैं। और उसके पीछे कारण है माननीय बलजीत। कांग्रेस का अपना अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के नेता नाराज, उनका आता पता ही नहीं कहाँ पर। निर्दलीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है और वो निर्दलीय जिसका अपना कैरेक्टर इस तरह से एमएलए एमपी बन जाना, टके फूलन देवी भी एमपी बनी थी, कई डके तो एमपी बने, इससे संस्कार नहीं रहे। खबर भरतपुर से, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर पिल पड़े, लाठी डंडे बरसाए गए। करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नदबई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में एक महिला समेत 3 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है एक प्लॉट में काम चल रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष के प्लॉट में ट्रैक्टर बैक करने को लेकर विवाद हुआ। दूसरे पक्ष का कहना था कि उनके प्लॉट में रखे उपले ट्रैक्टर से टूट गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सर, हमारे घर में एक तो मेरी मम्मी घायल है, मेरी भाभी है उनका नाम ब्रह्मा देवी, वो भी घायल है, और मेरी मिसेज है, मेरा भाई सोबाराम है और मैं खुद घायल हूँ।
मेरा साला घायल है, उसको वो बैठा था उसमें, उसने हुआ क्या था? ऐसा हुआ था सर कि मेरी प्लॉट में काम चल रहा है, मेरी प्लॉट में उनकी प्लॉट खाली थी इंदरलाल की, तो मैंने उनसे पूछ के बोला था कि मैं आपकी प्लॉट में मेरा ट्रैक्टर बैक करके प्लॉट अपनी प्लॉट ले सकता हूँ क्या, ईंट अपनी प्लॉट में रख सकता हूँ क्या। सुबह हमारे पास इतलाई है दो घायल व्यक्ति यहाँ थाने पे भी आ गए थे। कासगंज रोड नदबई में गोबर डालने को लेकर सामलाती ज़मीन थी, उस पर गोबर डालने को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुँच गया, जिस पर एक पक्ष यहाँ थाने पे आ गया था, उसको तत्काल हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया। दूसरा पक्ष वहाँ हॉस्पिटल पे ही मिला। एक पक्ष ने पर्चा बयान दे दिए, वहीं एफआईआर दर्ज करा दी, तो उसकी हमने एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरे पक्ष ने सोच समझ करके एफआईआर दर्ज कराने को कहा। दोनों पक्षों को यहाँ से जो राजकीय चिकित्सालय है वहाँ से भरतपुर आरबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अभी एक पक्ष का पर्चा बयान लेने एसआई को भेजा गया। अलवर के रैणी थाना इलाके के उकेरी गांव में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के खिलाफ धरना देने से मना करने पर परिवार पर गांव के कुछ लोगों ने हमला किया। 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हुए। इन सभी को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के मुताबिक उन्हें रैणी में विधायक जौहरीलाल मीणा के खिलाफ चल रहे धरने में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया। मना करने पर रात 9:30 बजे लाठी और धारदार हथियारों से हमला हुआ। इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। हम उस धरना में नहीं गए था। कहाँ पर? रैणी में विधायक कर जयन का आपस में वारदात हुई तो वह धरना में हम नहीं गए। हम सुधार की उनने वो पार्टी ने दूसरी भाई तुम धरना में क्यों नहीं गए? मुझे भाई हम धरना में क्यों जाए, हमारा का काम धरना में वो जोड़ रही है एमएलए आके हमारी सरकार निस्बत हम धरना में जाए। और अब बात बीकानेर की करते हैं। कोलायत में टूटी सड़क के कारण ग्रामीण काफी परेशान हैं। टूटी सड़क, उड़ती धूल, आसपास के लोगों का रहना दूभर हो चला है। मामले को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आखिरकार ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। कोटड़ी फाटे से जागेरी धाम तक रोड की ग्रामीण मांग कर रहे हैं। मठ तक जाने वाला ये जो रास्ता है बिल्कुल दुर्गति के अंदर है। अभी फिलहाल आज से 3 दिन पहले कोलायत उपखंड पे हमने जो ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को कि इस सड़क पर किसी प्रकार की जो कार्रवाई हो सकती है, ये सड़क नवीनीकरण के लिए जो कार्रवाई हो सकती है वो करवाई जाए, लेकिन उस ज्ञापन का कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कल से हम वेट कर रहे हैं, हमारे से ना कोई एसडीएम ऑफिस से मिला है, ना हमें कोई लिखित में सूचना दी गई है कि हम इस पे कोई कार्रवाई करेंगे। खबर भरतपुर से। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। हीरादास तोप सर्कल के पास पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई। आखिरकार अधिकारियों ने संज्ञान लिया और विशेषज्ञों ने रास्ता निकाल लिया है। आमजन को राहत देते हुए पाइपलाइन को बाईपास कर दिया ताकि आगे भारी वाहनों के दबाव के चलते पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न हो। आमजन को राहत मिली है, वहीं वाहनों की राह भी आसान हो जाएगी। उधर सड़क पर पानी की वजह से दलदल जैसी स्थिति से भी निजात मिल सकती है। यूआईटी की ओर से सीसी सड़क का जल्द निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 किलो अवैध अफीम, डोडा चूरा समेत एक कार जब्त की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी एक कार में अवैध रूप से डोडा चूरा तस्करी कर लाया जा रहा है। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई, कार को जब्त किया। तस्कर नाम नरपत सिंह राजपूत पकड़ा गया। ड्राइवर मौके से हालांकि फरार हो गया। दौरान नाकाबंदी पिंडवाड़ा की तरफ से एक संदिग्ध कार आई, जिसको रोककर चेक किया गया तो कार चालक श्री नरपत सिंह द्वारा उक्त कार में संतोषप्रद जवाब नहीं देने से कार को चेक की गई तो कार में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। मौके पर डोडे का वजन किया गया तो 29 किलो 600 ग्राम होना पाया गया, जिसके ऊपर इस ड्राइवर चालक को नरपत सिंह को डोडा परिवहन करने बाबत लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र बाबत पूछा तो उसके पास कोई
लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं होने से उक्त अपराध NDPS एक्ट का होने से मौके पर इसको गिरफ्तार किया गया। खबर कोटा से, जहां बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने कार्रवाई कर 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की, 8 आरोपियों पर शिकंजा कसा। कोटा ग्रामीण पुलिस और DST की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने सुल्तानपुर क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। दिगोद थाना क्षेत्र से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गईं। वहीं अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात बाड़मेर की, जहां के बालोतरा में नवनियुक्त SDM नरेश सोनी ने अवैध कारोबारियों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल SDM साहब ने बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद देर रात पॉलिथीन की अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसी कड़ी में SDM नरेश सोनी के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने पॉलिथीन विक्रेताओं के दुकानों गोदामों पर छापा मारा, कई टन अवैध पॉलिथीन जब्त की। कस्बे के नयापुरा, जेरला रोड, चोंच मंदिर, नीलम टावर जैसी जगहों पर छापेमारी के बाद कई डिस्पोजल विक्रेता दुकानें बंद कर गायब हो गए। और अब बात करते हैं कोटा की, जहां NH52 पर दरा से झालावाड़ के बीच बन रहे 6 लेन हाईवे पर डिंगसी गांव में बाधा बन रहे 4 मकानों को SDM देशलदान के आदेशों पर तहसीलदार भारत सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार नीरज रावत और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सुकेत थाना SHO नारायण सिंह भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से पहले इस मार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने भविष्य की संभावनाओं को देख इस मार्ग को 6 लेन में परिवर्तित करने के आदेश दिए, जिससे भविष्य में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की जरूरत महसूस न हो। वहीं केंद्र सरकार ने 13 जून को अधिसूचना जारी कर भूमि अधिग्रहण के आदेश भी जारी कर दिए थे। इन्हीं की पालना करते हुए SDM ने मकान मालिकों को कई बार नोटिस दिए। 1 माह पहले तहसीलदार की ओर से सभी मकान मालिकों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन मुआवजा मिलने के बाद भी मकान मालिक विरोध करते रहे। प्रशासन ने मकानों का सामान निकालकर सुरक्षा के साथ हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 4 मकानों को ध्वस्त कर दिया। खबर अजमेर जिले के किशनगढ़ से, बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गांधीनगर थाना क्षेत्र के रामनेर पुलिया इलाके में हुआ। चलते ट्रक से कार टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। और उदयपुर से बड़ी खबर है, यहां 13 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा था, इसी दौरान इलाज के बीच ही कहीं इस बच्ची की मौत हुई। जानकारी मिल रही है कि मासूम बच्ची ने दरअसल फांसी लगा ली थी। मां ने डांटा, जिससे वो परेशान हुई और दुखी होकर उसने फांसी लगाई थी। हालांकि उसे अस्पताल लाया गया, उसकी हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में रोडवेज बस स्टैंड पर आज एक शख्स बेंच पर मृत मिला। शव को BDK अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक सर्दी में खुले में सोने के कारण व्यक्ति की जान गई। आज सुबह बस स्टैंड झुंझुनू के ऊपर बेंच पे एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया, जो रजाई ओढ़ के सो रहा था। इस सूचना के ऊपर मौके पे जाके जांच की गई, चेक किया गया और मालूमात की गई तो पता लगा कि एक व्यक्ति जो बस स्टैंड के ऊपर ही रहता था और कचरा बीनने का काम करता था, जो बेंच के ऊपर सो रहा था और उसकी सोने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसका नाम पता अभी पता नहीं चल पाया है। लाश को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया और परिजनों का मालूमात करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कोटा दौरे का चौथा दिन है। बिरला ने आज अपने आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। स्पीकर ने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं बिरला आज कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करने वाले हैं। देवनारायण सामुदायिक केंद्र में बनाए गए कक्षों का भी लोकार्पण करेंगे। फिलहाल बिरला के घर पर फरियादियों के आने का सिलसिला जारी है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका ऐलान खुद स्पीकर ओम बिरला ने किया है। अपने कोटा दौरे में बिरला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर फुटबॉल समेत अन्य खेल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के तहत आगे मौका दिया जाएगा। स्पीकर ने जन सुनवाई के दौरान कोटा के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। खेलो इंडिया हो या अन्य हो खेल, बच्चों में खेल की भावना जागृत होनी चाहिए। शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी अगर मैं स्वस्थ रखना है आने वाली पीढ़ी को, तो मैं व्यापक खेल स्पर्धा भी करानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल के मैदान में आए इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। कुछ स्टेडियम डेवलप हुए हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में खेलो इंडिया के तहत जो बड़े पंचायत हेडक्वार्टर हैं, उन पंचायत हेडक्वार्टर पर खेल के मैदान डेवलप करेंगे। और अब बात किसानों की करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलित हैं। दिल्ली की सीमा पर डटे कई प्रदेशों के किसान आंदोलन में शामिल हैं। इसी कड़ी में किसानों का एक जत्था महाराष्ट्र से चला है, जो बुधवार रात 8 बजे कोटा पहुंचेगा और फिर गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और किसान नेता दुलीचंद बोरदा के मुताबिक महाराष्ट्र से चलकर दिल्ली जाने वाले महाराष्ट्र के किसानों का जत्था 100 वाहनों और संख्या में 800 से 1000 के करीब है। वहीं संभावना जताई गई है कि महाराष्ट्र के किसानों का विश्राम बूंदी रोड स्थित बड़गांव आजमगढ़ गुरुद्वारे में करवाया जाएगा। और कोटा से बड़ी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देने किसान पहुंचे। जानकारी मिल रही है कि किसानों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। दरअसल किसान धरने पर बैठे हैं और ये किसान इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी अर्जुन अरविंद से। अर्जुन, क्या जानकारी है? किसानों का पूर्व घोषित कार्यक्रम था। लोकसभा स्पीकर जो कोटा प्रवास पर हैं, उनको ज्ञापन देना था। 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उनमें देश भर में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, कोटा में भी पिछले 14 दिसंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर कोटा कलेक्ट्रेट पर किसान बैठे हुए थे। आज उनका ये कार्यक्रम था जो लोकसभा स्पीकर ने ज्ञापन देना था कि और मांग की जा रही है कि जो संसद में केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून पास किया गया, जो बनाया गया है, उसे केंद्र सरकार वापस ले और ओम बिरला उसकी पैरवी यहाँ से करें। क्योंकि किसानों का कहना है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र भी कृषि प्रधान है और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान रहते हैं, तो संसद में वो अध्यक्षता उनकी रहती है और अध्यक्षता के बतौर ही ये कानून संसद में पारित हुआ है। और इसी मांग को लेकर आज किसानों का एक दल लोकसभा स्पीकर के आवास की तरफ आया और वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन अभी फिलहाल लोकसभा स्पीकर अपने आवास पर नहीं है, वो किसी दूसरे समाज के जो देवनारायण समाज भवन है उसका लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। तो उन्हें पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोका है। जो नगर निगम कार्यालय है उसी के बगल में किसानों के दल को रोका गया है और उनसे यही संदेश की जा रही है फिलहाल लोकसभा स्पीकर अभी अपने आवास। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर अजमेर में राजस्थान किसान महापंचायत का धरना चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की जा रही है। बिजली के दामों में बढ़ोतरी का किसान विरोध जता रहे हैं। गरीब किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, जिससे वो परेशान है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधान संभाग आयुक्त कमिश्नर को ज्ञापन देना है किसान महापंचायत मुख्यमंत्री के नाम। हमारी 5-7 मांगे हैं और हमारी मुख्य मांग है कि जो राज्य सरकार ने अभी घरेलू उपभोक्ताओं को जो 2 महीने का बिजली का बिल आता था वो आज 1 महीने का कर दिया है। और जो 2 महीने का जो सरचार्ज लगता था मीटर चार्ज 260 रुपये, आज 1 महीने का सरचार्ज लग रहा है। तो हमारे किसानों को आज गरीबों को मीटर का चार्ज भरना, मीटर का बिल भरना है ना टेढ़ी खीर हो गया। तो हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, चेतावनी देने आए हैं कि तुम केंद्र को तो कह रहे हो कि बिल किसान बिल लो, किसान बिल, तो ये बिजली का बिल भी वापस लो। आप भी हाहाकार मचा हुआ गाँव में, हाहाकार बिजली का बिल बढ़ने से। और बढ़ेंगे आगे। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले 14 दिनों से किसान डटे हैं।
आंदोलनकारी किसानों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रशासन की नींद उड़ गई है। पुलिस और प्रशासन वैकल्पिक मार्गों पर रूट डाइवर्ट करने की रणनीति बना रहा है, जिसके लिए बहरोड़ में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बता दें, हरियाणा, गुजरात समेत अन्य राज्यों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। इसके बाद जयपुर रेंज आईजी एस संगथीर ने भी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। उसके फलस्वरूप बहरोड़ कस्बे में डाइवर्जन दे रखा में नारनौल के लिए, रेवाड़ी के लिए और अलवर के लिए। तो यहाँ पे यातायात व्यवस्था का समीक्षा करनी थी। यातायात व्यवस्था को यहाँ की को सुदृढ़ किया गया है, अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया, अतिरिक्त अधिकारी भेजे गए हैं। और रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजरे से बदलेगी किस्मत। किसान खेतों में अनाज